सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुम्हें डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में से किसी को एक ही बचा सकते हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? कितनी बुरी बात करती हो। प्लीज़ बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूँगा कि वो तुम्हें बचा ले। हो सकता है कि ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ़, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देर किए बिना भूलकर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को बचाना, प्रभा ने कहा, और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि माँ ना होने से कोई तकलीफ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम यार? कोई नशा कर लिया है क्या तुमने? मनोज ने कहा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर मनोज। किसी के अचानक पुकारने से मनोज की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, प्रभा कैसी है? मनोज ने हड़बड़ाहट में सबसे पहला सवाल प्रभा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो मनोज, आपको बेटी हुई है। मनोज की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने मनोज के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर प्रभा की जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। प्रभा खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उनके पास जल्दी से। मनोज की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने मनोज के कंधे पर हाथ रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए मनोज, हम सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे प्रभा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। मनोज आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, मनोज, हम लाख कोशिशों के बाद भी प्रभा को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर प्रभा अपने दर्द से और लड़ न सकी। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ये सही नहीं कह रहे हैं। ऐसे मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा, और मैं डर गया। अब प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। मनोज अब अपने आप में नहीं था। मनोज, खुद को संभालिए। आइए, आपको आपकी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर शर्मा मनोज की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। मनोज अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर मौन रहता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही मनोज मौन हो गया था, अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। मनोज की चोट इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे एक हो जाने के बाद। अगर कोई सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है मनोज, एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी। और जहाँ एक साथ दो दो खुशियाँ मिले वहाँ दर्द भी सहलाहट सा लगता है। प्रभा ने कहा, मनोज ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज़ से मनोज को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की ज़मीन पर लापटका, मगर इस बार हकीकत
पहले से कुछ खूबसूरत थी और खूबसूरती की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी एक कली। मनोज कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओट में प्रभा ही मुस्कुरा रही है। मनोज ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक एक ही चीज पर हमेशा गर्व करता है और वो है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसके सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों से उसके बच्चे की नरम त्वचा छिल न जाए, कहीं उसके जोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट न जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसलकर गिर न पड़े। मनोज को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन प्रभा के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके कदमों में वह वो सारी खुशियां नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, प्रभा की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। मनोज एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर निभाता रहा। इस बीच कई हितैषियों ने यह समझाने की कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र बाकी है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा मनोज यह जवाब देता कि अगर मैंने प्रभा की देह से शादी की होती तो शायद दूसरी देह की लालसा में मैं दूसरी शादी भी कर लेता, मगर हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की थी और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे प्रभा को गए हुए, मगर मनोज अब भी उससे बातें क्या करता था। उसे हर रात सोने से पहले बताया करता कि आज उसने और गुड्डी ने क्या क्या किया। उसने हर एक बात प्रभा की कल्पना को बताई जो इन 26 सालों के बीच गुड्डी और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसी, उसने जब पहला कदम रखा, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रभा के बारे में पूछा, उसने जब जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसका राहुल से प्यार हो जाना और पहली बार डरते डरते उसके बारे में बताना, यह सब उसने प्रभा से बताया था। गुड्डी ने जब मनोज को राहुल के बारे में डरते हुए बताया, तब मनोज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा है कि मैं माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मगर मैं भी तो बाप हूँ और मेरी भी यही इच्छा है कि जिसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दूँ तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार दे। मुझे राहुल से मिलना है और अगर मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। गुड्डी ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार कोई मुझे नहीं कर सकता। मनोज जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था। यह सोच कि उसने प्रभा से वादा किया अच्छे से निभाया। मनोज हंसते हुए बोला, मिलवाओ तो सही, उससे मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो चलेगा। गुड्डी ने मनोज को बड़ी जोर से गले लगा लिया था। राहुल से मिलने पर उसकी एक बात ने ही मनोज का मन जीत लिया था। जब मनोज ने पूछा कि अगर मैं रिश्ते के लिए ना कर दूं तो क्या करोगे, तब राहुल मुस्कुराते हुए बोला था, संतोष कर लूँगा। मैं जानता हूँ गुड्डी को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं ये भी जानता हूँ कि गुड्डी आपसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकती। उसने पहले ही वार्न करके कह दिया है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। और मैंने उसे यही वादा किया है, मेरे लिए वो जितनी मायने रखती है उतना ही आप
और आपकी खुशी भी। राहुल की बातों ने मनोज का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उसे इतना प्यार देना कि वह मुझे भूल जाए। राहुल ने जवाब दिया था कि आप बन जाना बहुत मुश्किल है, मगर कोशिश करता रहूँगा। शाम से ही खुद को रोके रोके रात होते होते गुड्डी आखिर मनोज के कंधे पर टूट कर बिखर गई। अपनी आप तक की जिंदगी में गुड्डी जितना नहीं रोई होगी, उतना वो आज मनोज के कंधे पर सर रखे रखे रोई। मनोज बस उसका सिर सहलाता रहा और उसे वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते गुड्डी मनोज की गोद में सर रखकर सो गई। गुड्डी की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और उसके जाने के बाद मनोज उससे भी ज़्यादा रोया। आज उसने प्रभा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को राहुल के हाथों में सौंप दिया था। गुड्डी की शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद पहली बार वो 10-12 दिनों के लिए मनोज के पास रहने आई थी। गुड्डी ने बताया कि वह बहुत खुश है। राहुल का परिवार बहुत अच्छा है और राहुल तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। मनोज मुस्कुरा दिया। कल गुड्डी को चले जाना था। मनोज से बहुत सी बातें करने के बाद गुड्डी सोने चली गई। इधर मनोज बहुत खुश था। वो प्रभा की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन प्रभा से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी में महसूस किया है कि मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। तुम्हारे बिना एक पल काटना संभव नहीं था, मगर तुम्हारे वादे की वजह से बहुत लंबा सफ़र काटना पड़ा है तुम्हारे बिना। सोचते सोचते मनोज की आंखों का वह बांध टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। मनोज ने महसूस किया कि प्रभा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसके आंसू पोंछ रही है। मनोज खड़ा हुआ और प्रभा की परछाई को गले लगा लिया। पापा पापा उठिए पापा। पापा नहीं, आप नहीं जा सकते पापा। मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रह सकूं। पापा कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितना कुछ प्लान किया था। गुड्डी मनोज के मृत शरीर से लिपटी हुई फुट फुट कर रो रही थी। राहुल उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। रात का सोना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। मृत होने के बाद भी मनोज का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के वक्त जब मनोज की देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तब एक कोने में वो प्रभा के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। वर्षों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। उधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्माओं के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहां में या फिर उस जहां में। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कोई त्रुटि मेरे कहानी में रह गई हो या मेरे बोलने में कुछ त्रुटि महसूस आप लोगों को हुई हो तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।